हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमारा कंटिन्यू है और आज हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के बारे में पढ़ने लगे हैं। बच्चों, इस बात के बारे में आपको अच्छे से इल्म रहना चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट होने का मकसद ये होता है कि एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका ताल्लुक दूसरी साइंस की ब्रांचेस से भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप कंसीडर करें कि एनिमल्स की जो मूवमेंट है, मतलब जो हम और एनिमल्स जो मूव करते हैं, तो मूवमेंट के दौरान हम पर और उन एनिमल्स पर लॉज ऑफ मोशन जो कि फिजिक्स ने एक्सप्लेन किए हैं वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्रिक्शन के लॉज अप्लाई होते हैं, एनर्जी के लॉज अप्लाई होते हैं। तो दैट मीन्स के बायोलॉजी इज इटसेल्फ रिलेटेड विद द अदर ब्रांचेस। सही है, इट इज कंसीडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, विच इज रिलेटेड विद द अदर साइंसेस। मतलब ये जो है साइंसेस की अदर ब्रांचेस से रिलेटेड है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी। सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी का रिलेशनशिप जो फिजिक्स के साथ है, तो एक ब्रांच हमने बना दी है, दैट इज बायोफिजिक्स। ठीक है, बायोफिजिक्स बच्चों हमारे पास ये जो ब्रांच है बायोफिजिक्स जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली तौर पर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं जी कि ये ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है, अब इसमें आपने पढ़ना क्या है, इसमें आप उन लॉस के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जो लॉस और टेक्निक्स बेसिकली फिजिक्स की तो हैं, लेकिन उनको अप्लाई किया जाता है ताकि हम एक्सप्लेन कर सके लिविंग बीइंग या लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस को। ठीक है, जैसे लिविंग बीइंग की मूवमेंट है, लिविंग बीइंग का रेस्पिरेशन है, लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुला है, स्टिमुलस की जनरेशन है, मूवमेंट है। इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जो फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स अप्लाई किए जाएंगे, वो जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम पढ़ेंगे वो बायोफिजिक्स कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर दी गई है कि जी बच्चों रेडियो फिजिक्स है। ठीक है, द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स are used to trace the translocation of different materials within the organisms। मतलब रेडियो फिजिक्स ये वो ब्रांच है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम रेडिएशंस की मदद से रेडिएशंस को बरोकार लाते हुए, रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हुए हम ट्रेस कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है बेटा मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बैरियम स्वालोमील हम जो है एक बंदे को पिलाएंगे और पिलाने के बाद जब वो मूव करेगा तो हम बंदे को एक मशीन पर लेटा देंगे, जिस मशीन के अंदर हमें ये नजर आएगा कि जी वो ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरीके से जो है ना वो मूव करके जा रहा है और कहाँ पर स्टक हो रहा है, कहाँ पर रुक रहा है। तो हमें पता लग जाएगा कि जी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर इस जगह पर ये स्टक हो रहा है, इस जगह पर जो है वो रुकावट आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मदद ली जाती है। इसी तरह से रेडियो लेबलिंग एंड रेडियो कार्बन डेटिंग, ये दो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। इन प्रोसीजर्स के नाम याद रखिएगा, रेडियो लेबलिंग, सही है, और दूसरा होता है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको यहाँ पर सिर्फ कार्बन डेटिंग का नाम दिया गया है। ऑल्सो शोज सम यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। एमसीक्यू आता है आपके पास, केमिस्ट्री में भी बड़ा डिटेल पढ़ेंगे आप इसे, और यहाँ बायो में भी याद रखिएगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग और रेडियो लेबलिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो पुराने जमाने में जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं, जो फॉसिल्स और उनका रिकॉर्ड निकालते हैं, तो उनका रिकॉर्ड निकालते हुए जब फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करनी होती है कि जी आर्चियोपेटेरिक्स कितने साल पुरानी बर्ड है, हमारे पास जो स्लेमेंडर्स आजकल के दौर में उनके जो आबा व अजदाद थे डायनासोर्स, वो कितने साल पुराने थे, तो उनके फॉसिल्स की मदद से उनकी एज की डिटरमिनेशन करने के लिए रेडियो लेबलिंग प्रोसेस करते हैं या रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ द साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेजर टेक्नोलॉजी शो द रिलेशनशिप टू फिजिक्स विद बायोलॉजी। ये तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से एक्सरे करवाते हैं, इसी तरह से सीटी स्कैन करवाते हैं। सो दे आर कंसीडर्ड एज द लेजर टेक्नोलॉजीज। इनका जो ताल्लुक है वो लिविंग बीइंग्स के साथ है एंड दे आर एक्चुअली रिलेटेड विद फिजिक्स टू द लिविंग बीइंग्स। सो दैट इज मीनिंग दैट कि बायोफिजिक्स ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम फिजिक्स की मदद से लिविंग बीइंग्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन
निकाल रहे हैं। ठीक है, अगली जो ब्रांच है बच्चों दैट इज बायोमैथमेटिक्स, जिसको आप बायोमेट्री भी कहते हैं। अब जो बायोमैथमेटिक्स है या जिसे आप बायोमेट्री कह रहे हैं, ये किसकी ब्रांच है? इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका काम क्या जी? ये मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है, लेकिन ये बायोमैथमेटिक्स है। दैट मीन्स के ये मैथमेटिक्स मैथ्स जो है उसका ताल्लुक होगा लिविंग बीइंग से। अब उस मैथ्स का क्या काम है? हम इस मैथ्स की मदद से कलेक्ट करते हैं डाटा। किसका जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्चेस। अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोग जब बड़े होगे, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इसका जो है वो अंदाजा होगा, या भी क्लास 9 मैट्रिक वगैरह के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि जी इतने फीसद आबादी साल में, मतलब इतने परसेंट आबादी साल में इस फला बीमारी की मदद से मर जाती है, इतने परसेंट आबादी इस फला बीमारी की वजह से मर जाती है, इतने परसेंट आबादी जर्नली तौर पर जो है वो फला बीमारी का शिकार है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है, ये जो डाटा की कलेक्शन है, ये हम जिस मैथ्स की ब्रांच में करते हैं लिविंग बीइंग से रिलेटेड, ये बायो मैथमेटिक्स की बच्चों ब्रांच होती है। ठीक है, इसके बाद अगली ब्रांच है बच्चों हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री ये तो बहुत 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 ही अहम ब्रांच है, एंड इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसका काम क्या है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर 1 मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम है कि भाई उनकी मदद से पूरे का पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज सेल, वो किन मॉलिक्यूल से मिलकर फॉर्म हुआ है, उन मॉलिक्यूल्स का काम क्या है, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन कौन से एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स की डिटेल इकट्ठा करना जिनसे मिलकर पूरा सेल या पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ये जिम्मेदारी बायोलॉजी की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री के पास है। ठीक है, and requires the authentic knowledge about the biology and the chemistry to explain the synthesis of biomolecules and the function of the different molecules in a body of an organism। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये है कि देखो जो पूरा सेल है ना, आप लोग जब बायोलॉजी पढ़ रहे होगे तो आप लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, तो वहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा सब एटॉमिक पार्टिकल से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। बल्कि अभी हम पढ़ने वाले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बिकॉज आई टीच द बोथ सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है भाई समझ लो इसको कि बायोलॉजी में भी हम बच्चों आगे पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे पहले एटम्स होता है, फिर एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, फिर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर सेल ऑर्गेनल बनाते हैं, फिर ऑर्गेनल आपस में कंबाइन होकर सेल बनाता है, फिर सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो कैसे सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है किसी भी बायोमॉलिक्यूल की। बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, लिपिड का मॉलिक्यूल, विटामिन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और उसके मुख्तलिफ फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जी हमारी जो बॉडी है उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो अर्जेंट सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, दूसरे नंबर पर प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ये सब हमें कौन बताएगा जी? बायोलॉजी की ब्रांच बायो केमिस्ट्री बताएगी। अगली जो ब्रांच है बच्चों बहुत ही मजेदार सी ब्रांच है, दैट इज द बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफी भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, हम तो इसे बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसमें हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर मुख्तलिफ जियोग्राफिया मौजूद है, मुख्तलिफ जगहें मौजूद हैं, जैसे कि साउथ एशियंस अलग हैं, यूरोपियंस अलग हैं, उसमें जो है वो आप मतलब सुनते होंगे कि हम जो है वो साउथ एशिया में रहते हैं, यूरोप वाले यूरोप में रहते हैं, रशिया वाले रशिया में रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जोग्राफियाई जो है ना वो कंडीशंस हैं इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर। जैसे कि साउथ एशिया जो है वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड के अंदर गर्म इलाकों में कंसीडर होता है। अफ्रीका का जो जियोग्राफिकल रीजन है वो और मजीद गर्म इलाकों में कंसीडर होता है। यूरोप जो है वो थोड़ा ठंडे इलाकों में कंसीडर होता है। अंटार्कटिका वगैरह जो है वो और मजीद ठंडे इलाकों में कंसीडर होता है। तो पूरी दुनिया की जो ज्योग्राफियाई हालात है ना
पूरी दुनिया के ऊपर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ खित्तों के ऊपर, उनकी जो स्टडी करेंगे हम, वो बायोजियोग्राफी में करेंगे। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, मतलब जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब जैसे मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं आपको, अब हम और आप है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, ठीक है, और ये आप है, ठीक है। अब हम जिस इलाके में रहते हैं या जिन शहरों में रहते हैं, यहाँ पर साल में ज्यादातर गर्म सीजन, ठीक है, और जो सर्दी भी आती है उस पर भी कोई इतनी कोई खास तड़क भड़क वाली जो है ना वो सर्दी नहीं होती कि ओले पड़ रहे हो, बर्फ गिर रही हो। तो हमारा जियोग्राफिकल रीजन जो है ना वो बिल्कुल उन लोगों से मुख्तलिफ होगा जो कश्मीर वगैरह के इलाकों में रहते हैं, जहां पर ज्यादातर साल में सर्दी रहती है। ठीक है, एंटार्क्टिका वालों से तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा, जहां पर साल के 365 दिनों में 340-42 दिन जो है वो बर्फ गिरती है और बकिया 20-22 दिन जो है वो सिर्फ गर्मी आती है। उसमें भी सूरज जब वो 3 घंटों के अंदर गुरूब हो जाता है। तो उधर का सीजन और हमारा जियोग्राफिकल रीजन मुख्तलिफ है। अब हम जो है उनके इलाकों में जाकर नहीं रह सकते, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते उतनी सर्दी, और ना वो उतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते। इसी तरह से हमारे जो पेट्स एनिमल हैं, ठीक है, वो उन इलाकों में नहीं सरवाइव कर सकते। कैंगरू जिन इलाकों में रहता है वो हमारे एरिया में नहीं सरवाइव कर पाएगा। इसी तरह से जो पोलर बेयर वगैरह है वो हमारे इलाकों में नहीं सरवाइव कर सकते। कभी अगर आपका जू जाना हो, स्पेशली गर्म इलाकों में, जैसे कराची का जो जू है, वहां पर अगर आप जाएं तो व्हाइट बेयर आप देखेंगे, सही है, व्हाइट बेयर के इर्द गिर्द जो है ना बर्फ पड़ी होती है। क्यों भाई? वजह यह है कि वो बर्फ वाले इलाकों में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने ला करके सड़क बड़क वाली गर्मी में छोड़ दिया है, कराची के अंदर छोड़ दिया है। अब वो बेचारा सोचता होगा कि उसको भी किधर ला करके रख दिया, बेचारा परेशान है। ऊपर से सुबह से लेकर शाम तक पब्लिक उसको पॉपकॉर्न फेंकती है कि जी खाते रहो। वो खाता वादा पॉपकॉर्न नहीं है, वो मछलियों का शिकार करता है, बड़ी बड़ी फिशेस का, उन ठंडे पानियों से निकाल कर उनको खा लेता है। तो उसका जियोग्राफिकल रीजन मुख्तलिफ है, हमारा जियोग्राफिकल रीजन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से जो बंदर है, बंदर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बंदरों की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो जो बंदर है बच्चों, वो रहते हैं ऐसे इलाकों में ज्यादातर जहां पर बड़े बड़े पेड़ हो। अब उनको ला करके मैं जो है वो जो है गार्डन में छोड़ दूं जहां छोटे छोटे से दरख्त मौजूद हो, तो वो उनके लिए उनका जियोग्राफिकल रीजन नहीं है। वो कोशिश करेंगे उस रीजन को छोड़कर जाने की। तो ये सब हमें किसने बताया है? जियोग्राफिकल रीजन का रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बायो जियोग्राफी ने। ठीक है, इसके बाद अनदर ब्रांच है, दैट इज द बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा तो दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। इसका ताल्लुक किससे है? बिल्कुल सही, तुम लोगों के दिमाग में चीज आ रही है, और वो क्या आ रही बताता हूं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स मतलब वो हमारे लिए जो इकोनॉमी के लिहाज से जो अहम है। ठीक है, इकोनॉमिकली तौर पर जो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अहम है, जैसे कि सेठ का शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है, इसी तरीके से मुर्गियां हो गई, इसी तरीके से जो है वो गाय हो गई। ठीक है, तो और अफ्रीकन, अमेरिकन और एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली जो है वहां पर जो है वो पिग जो होता है उसको, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा जो है वो गौर फिक्र किया जाता है। इसी तरह से इंडिया में जो है वो गोट यानी कि जो बकरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो गोट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो गोट्स होते हैं बेसिकली, उनकी जो प्रोडक्शन है उस पर बड़ा जो है वो फोकस किया जाता है, क्योंकि वो लोग उसका मीट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं बेटा, मीट प्रोडक्शन स्पेशली, मिल्क प्रोडक्शन स्पेशली, उसकी प्रोडक्शन को जो है वो गौर फिक्र रखते हुए हम प्रोडक्शन के ऊपर जोर देते हैं, उन एनिमल्स की, ठीक है, उन प्लांट्स की भी जो कि इकोनॉमिकली तौर पर हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे इंडिया जो है वो जोर देता है लाल चंदन के पेड़ के ऊपर। पुष्पा, आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें आपने लाल चंदन के पेड़ का नाम सुना होगा। वो काफी कीमती प्लांट होता है, तो उसकी प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा जो है वो पूरी बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पर उसको फोकस किया जाता है। ठीक है, तो आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। तो इसको जो है ना बहुत ही गौर और फिक्र से देखा जा रहा होता है, इसलिए क्योंकि उसका इकोनॉमिकली तौर पर जो कंट्री है उसको बड़ा फायदा होता है। तो ये थी बेटा हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो कैरियर्स इन बायोलॉजी के ऊपर मैं बनाऊंगा। एंड आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना जी कि किसने वीडियो सुनी है। ठीक है, और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।